नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCL का एग्जाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का 23 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसमें 2016 से लेकर 21 तक के 160 प्लस जो है इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जो कि पूछे गए थे। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। 2023 में कुल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो हम दूसरा शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी का उदाहरण है, यानी कि मोनोगेमस का एक एग्जाम्पल है, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वो पपाया यानी कि पपीता इसका सही उत्तर होगा। यानी कि पपीता जो होता है मोनोगेमस होता है, यानी कि एक लिंगी होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंधित है। तो परमाणु संख्या जो 29 है वो आपको किस ब्लॉक से संबंधित मिलेगा, तो D ब्लॉक से मिलेगा। अब देखिए, चलिए देख लेते हैं कि परमाणु संख्या 29 कहाँ पर है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, परमाणु संख्या यहाँ पर आपको जो 29 है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि कॉपर का परमाणु संख्या है। यानी कि कॉपर का अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो 29 है, जो कि यहाँ पर D ब्लॉक में देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए S ब्लॉक, उसके बाद देखिए बीच वाला D ब्लॉक, P ब्लॉक A होता है और नीचे जो होता है F ब्लॉक। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। टोटल जो है यहाँ पर आपको 18 जो है यहाँ पर ग्रुप यानी कि देखने को मिलेगा वर्ग, और यहाँ पर पीरियड यानी कि आवर्त कुल मिलाकर 7 देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और परमाणु संख्या के क्रम पे जो है मोस्ले का ए जो पीरियोडिक टेबल जो है रखी गई है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। यानी कि बॉक्साइट ओर के प्यूरिफिकेशंस किस मेथड से किया जाता है। तो दोस्तों, बॉक्साइट ओर जो होती है उससे जो है हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए हम बॉक्साइट अयस्क का उपयोग करते हैं। तो इसको लीचिंग विधि के द्वारा जो है इसका जो है शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसको लीचिंग इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका D होगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विभिन्न आइसोटोप्स का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो घेघा रोग देखिए आयोडीन की कमी से होता है, तो इसके उपचार के लिए हम लोग आयोडीन 131 जो है यहाँ पर आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ग्वाइटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और देखिए, गले में जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है मांस, तो इस तरह से उसका उपचार के लिए हम लोग आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो विभिन्न यहाँ पर आइसोटोप्स हैं उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर को यहाँ पर थेरेपी के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए, आयोडीन 131 के लिए घेघा रोग के लिए, कार्बन 14 का उपयोग स्टडी के लिए किया जाता है मेटाबॉलिज्म चेंजेस फॉर द पेशेंट विद द डायबिटीज़ गॉट एंड एनीमिया के लिए, कार्बन 11 का प्रयोग किया जाता है टैग्ड ऑन टू ग्लूकोज टू मॉनिटर ऑर्गन ड्यूरिंग ए पेट स्कैन। उसका देखिए, सोडियम 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। उसके देखिए, थैलियम 201 का है तो डिटरमिन डैमेज इन द हार्ट टिश्यू डिटेक्शंस ऑफ द ट्यूमर्स। अगर ट्यूमर्स का पता लगाने के है तो थैलियम 201 जो है यहाँ पर आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, टेक्नेटियम 99M। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जो कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, सोडियम 24 है, इसका तो जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत विकास के उदाहरण नहीं है। तो देखिए, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल मिलाकर 17 है, जो कि 2015 से लेकर 2030 तक पूरा करना है। तो देखिए, इसमें से सतत विकास आपको यानी कि सस्टेनेबल यूज करना है। तो इसमें से कौन नहीं है जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको
जो देखने को मिलेगा जल संसाधनों की सफाई, तो देखिए क्लीनिंग वाटर रिसोर्सेज, ये तो जरूरी है। उसके देखिए प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द बेस्ट वाटर आफ्टर माइनिंग, तो यानी कि जो बेस्ट होती है उसको माइनिंग करने के बाद उसको जो है सुरक्षित निपटान करना, ये भी जो है भविष्य के लिए उपयोगी है। उसका देखिए नए उद्योगों की स्थापना के लिए वनों की सफाई, ये कहाँ का है आपको सतत विकास, तो एक आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी कि सी नहीं है तो करेक्ट उत्तर होगा सी। वैकल्पिक ईंधन जो है जलाशय ढूंढना, यानी कि फाइंडिंग अल्टरनेटिव फ्यूल रिजर्वियर, तो ये तो बिल्कुल सतत विकास का ही यहाँ पर, इसलिए जो है सोलर एनर्जी का जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है। और भारत का टारगेट भी है कि 2070 तक जो है नेट कार्बन जो है यहाँ पर जीरो करना, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है, तो किसकी बात कर रही है, तो तीसरे और चौथे समूह की, यानी कि कुल मिलाकर 18 जो है वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, तो उसमें तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुण है वो बेसिक और एसिडिक होता है। तो ध्यान रखिएगा बेसिक और एसिडिक होता है, इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को देखते रहिए। तो देखिए तीसरे और चौथे की बात की गई थी, तीसरे और चौथे समूह के जो है ऑक्साइड की बात की गई थी, तो बेसिक और एसिडिक इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण एक्वेरियम होगा, जबकि वन, महासागर, नदी, ये सब आपको जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा, एक्वेरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के प्रभाव नहीं है। अब देखिए आपको जो समताप मंडल होती है उसमें 32 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगी ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या करती है, परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को बचाती है। जी हाँ, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को जो है ओजोन परत रक्षा करती है। इसका जो है सिंबल O3 होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ते प्रभाव के कारण ओजोन परत जो है पतला होते जा रहा है और उसके कारण जो है पृथ्वी पे जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसके प्रभाव जो है कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशंस होता है, उसका देखिए ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और स्किन कैंसर भी होगा। लेकिन मौसम के अनुसार वर्षा नहीं, इसके विपरीत होगा, यानी कि बेमौसम वर्षा होगी। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, इसका प्रभाव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज होमोनम, यानी कि सम नाम क्या है। तो देखिए दो अलग अलग टैक्सों का सामान्य नाम है। तो देखिए तो सेम नेम फॉर द डिफरेंट टैक्सम, तो यानी कि जो टैक्सोनोमी का उपयोग किया जाता है, नाम के उपयोग किया जाता है, तो उसी को होमोनम बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 RS जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेंगे। अगर देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से हम लोग देखते हैं तो 3 R का प्रयोग किया जाता है, वही है। तो देखिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि रिड्यूस करिए, रीयूज करिए और रिसाइकल करिए। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर ये होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 3 R का प्रयोग किया जाता है दीर्घकालिक उपयोग के लिए, जो कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करेंगे। यानी कि टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज वी यूज 3 Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फूल का भाग नहीं है। तो देखिए फूल का जो भाग नहीं है तो यानी कि तना इसका होगा। देखिए वाहिदल यानी कि सेपल्स भी होगा, स्टेमेंस भी होगा यानी कि पुंकेसर भी होगा और कार्पेल भी होगा। ये तीनों जो है फूल का भाग है, जबकि स्टेम जो है फूल का भाग नहीं माना जाता। अब चलिए फूल को भी हम लोग दिखा देते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये पार्ट जो होते हैं वो पीटल्स बोलते हैं। और उसके बाद देखिए ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, पॉलन ट्यूब है, ये आपको पॉलन ट्यूब देखने को मिलेंगे। और देखिए एंथर, ये जो फूल जैसे दिख रहे हैं वो है एंथर। तो और एंथर और ये आपको इसकी डंडी जो होती है फिलामेंट, यानी कि एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं क्या, तो स्टेमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। उसके बाद देखिए बीच में ओवरी होता है, ओवेल होता है, और इस सभी को मिला स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवरी और ओवेल को मिला के कार्पेल बोलते हैं। तो देखिए कार्पेल भी भाग है। उसके बाद देखिए स्टेमेन भी भाग है। उसके देखिए सेपल, ये जो पार्ट होता है सेपल, जब उस ये भी भाग है। और यहाँ पर देखिए रिसेप्टिकल भी यहाँ पर भाग है। देखिए स्टेम जो है फूल का भाग नहीं माना जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए तो अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है।
देखिए जैसे ही आप देखें कि सेम साइज़ का इमेज अगर देता है तो यहाँ पर सी पे होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है वस्तु रखी होगी और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक ही केस में सिर्फ जो है आपको जो है सीधा प्रतिबिंब, यानी कि जो है सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो लेकिन समान आकार का यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्रम को यहाँ पर आपको चुनना है। तो सही क्रम इसका क्या होगा, यानी कि यहाँ इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सही क्रम होगा किंगडम, संघ, वर्ग और आदेश, यानी कि किंगडम होगा, फाइलम, क्लास और ऑर्डर। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि किंगडम, संघ, वर्ग और आदेश। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कौन प्रोड्यूस करता है। क्या मोटर इलेक्ट्रिक करंट करता है? नहीं। तो मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं इसमें तो इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये मैकेनिकल एनर्जी करता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, तो जनरेटर इसका सही उत्तर होगा। यानी कि घरों में आपने देखा होगा शादी ब्याह में कि क्या करते हैं, जनरेटर का उपयोग करते हैं, किस लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो जनरेटर इसका सही उत्तर होगा। एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर से भी करंट करते हैं छोटे लेवल पे। यानी कि छोटे छोटे अगर करंट, यानी कि स्मॉल करंट को अगर मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ लेंस ऑफ द पावर। यानी कि लेंस पावर की यूनिट क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, सॉरी डी होगा। डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए जो डायोप्टर होती है वो उस, यानी कि लेंस की पावर का अगर हम बात करते हैं तो ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। यानी कि 1/f है तो ये पावर ऑफ लेंस है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको डायोप्टर से मेजर करते हैं और जनरली मीटर में इसको यूज करते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस जो होती है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होती है, उसकी क्षमता जो होती है लेंस की वो पॉजिटिव मानी जाती है। और अवतल लेंस की, यानी कि कॉनकेव लेंस की जो क्षमता मानी जाती है नेगेटिव। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव मानी जाती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है नेगेटिव मानी जाती है। इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 15 प्रश्न ही पूछे गए थे, सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। बस इसी तरह से इस पे पेपर डिस्कशन चलते रहेगा। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।